अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहला न्यूमेरिकल जो यहाँ पर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स 9 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, नाइट्रोजन का न्यूक्लियस दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि उसमें 9 न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं और आगे लिखा हुआ है फाइंड इट्स चार्ज नंबर। चार्ज नंबर इसका फाइंड करना है और मास नंबर दिया हुआ है 16। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका डाटा बनाएंगे। जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो डाटा का पार्ट होंगी। तो डाटा में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे जो दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 9 न्यूट्रॉन्स, यानी हमारे पास क्या दिए हुए हैं, न्यूट्रॉन्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इसको हम किससे शो करेंगे, इसको हम शो करेंगे n से। कितने दिए हुए हैं, 9। अब ये क्वांटिटी है, ठीक है, यहाँ पर ये क्वांटिटी है, ये तादाद है। तो क्वांटिटी का कोई यूनिट नहीं होता, तो यहाँ पर इस वजह से यहाँ पर इसका कोई यूनिट मेंशन नहीं किया गया। इसके बाद अब क्या फाइंड करना है, चार्ज नंबर हमने फाइंड करना है और आगे क्या दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है। तो अब गिवन में और मज़ीद चीज़ क्या आ जाएगी, मास नंबर आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मास नंबर। मास नंबर कितना दिया हुआ है, मास नंबर को हम पहले किससे शो करते हैं, ए से शो करते हैं। और ये दिया हुआ कितना है, ये दिया हुआ है 16। अब इसके बाद अब हमें फाइंड क्या करना है, चार्ज नंबर फाइंड करना है। तो n दिया हुआ है, a दिया हुआ है और हमें चार्ज नंबर फाइंड करना है। तो चार्ज नंबर को हम किससे शो करेंगे, चार्ज नंबर को हम शो करते हैं z से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, चार्ज नंबर लिखेंगे। अब चार्ज नंबर को किससे शो किया जाता है, z से शो किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, z लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें क्या करना है, z फाइंड करना है, मतलब कि हमें चार्ज नंबर फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आएगा, टू फाइंड z बाय यूजिंग फार्मूला। अब यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ किया गया है वो है a इज़ इक्वल्स टू z प्लस n। ठीक है, तो यहाँ पर ये फार्मूला यूज़ किया जाएगा। अब इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम क्या फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर z फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर है क्या, सबसे पहले हमें फार्मूले को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप फार्मूले को पहले एडजस्ट कर लें या तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके फिर इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ। तो अगर मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करती हूँ तो a क्या दिया हुआ है, मेरे पास 16 दिया हुआ है और z क्या दिया हुआ है, फाइंड करना है। और इसके बाद n क्या है, 9 दिया हुआ है। अब ये 9 यहाँ पर प्लस में है, तो ये प्लस में, जब ये इक्वेशन के उस साइड पे जाएगा तो इट विल बी इन माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। तो अब जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, z इज इक्वल्स टू 7। तो इसका मतलब चार्ज नंबर क्या आ गया, हमारे पास 7 आ गया। अब अगर आप इसका रिजल्ट लिखना चाह रहे हैं तो आप इसका रिजल्ट लिख सकते हैं। रिजल्ट इसका क्या बन जाएगा, द चार्ज नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। तो हम इसका रिजल्ट भी लिख लेते हैं। क्या रिजल्ट आएगा, द चार्ज नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। तो ये आपने पहला न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिया, सिंपल सा न्यूमेरिकल था। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड वाला। हम आते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल में हमारे पास क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है द मास ऑफ कार्बन 12 न्यूक्लियस इज फाउंड टू बी 0.164 एक्सपोनेंट -27 kg। क्या दिया हुआ है, कार्बन 12 का मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.164 एक्सपोनेंट -27 kg। इसके बाद आगे लिखा हुआ है लेस देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि वो जितना पहले मौजूद था अब वो उससे कम हो चुका है। पहले से ये
डिके हुआ हुआ मास है। इसके बाद लिखा हुआ है कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड। हमें फाइंड क्या करना है, जो एनर्जी रिलीज़ हुई है, यानी जब मास डिके हो चुका है, वो पहले से कम हुआ है, तो मास कहाँ गया है। जाहिर है मास क्या बनकर एक तरह से गायब हो चुका है, एनर्जी बन के वो रिलीज़ हो चुका है। तो हमें वो एनर्जी फाइंड करनी है जो मास, इस मास के डिके होने की वजह है। ठीक है, किसके मास की, कार्बन के। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, डाटा बनाएंगे। तो डाटा में जो चीज़ हमारे पास दी हुई है वो से क्या दी हुई है, वो मास दिया हुआ है किसका, कार्बन का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ कार्बन। तो गिवन क्या है हमारे पास, मास ऑफ कार्बन कितना दिया हुआ है, 0.164 एक्सपोनेंट -27 kg, ये हमारे पास मास दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, लेस देन इट्स कॉन्स्टेंट्स, यानी वो ये बचा हुआ मास है जो बच गया एनर्जी रिलीज होने के बाद। तो हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्ट हमें एनर्जी फाइंड करनी है। तो रिक्वायर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा अभी, एनर्जी। एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब हमें करना क्या है, अब हमें फॉर्मूला देखना है कि इस पे कौन सा फॉर्मूला लग सकता है। तो यहाँ पर हम, क्योंकि एनर्जी पूछी जा रही है और मास दिया हुआ है डिके होने के बाद, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ हो सकता है वो किसका यूज़ हो सकता है, वो मास एनर्जी रिलेशन का यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो E इज़ इक्वल्स टू mc² होगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर वर्डिंग लिखेंगे कि हम फॉर्मूले को यूज़ कर रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, E इज़ इक्वल्स टू mc²। अब ये फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है, E तो फाइंड करना है, M यहाँ पर ये रहा मौजूद है, लेकिन C हमें नहीं पता। लेकिन लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि C की वैल्यू क्या होती है, 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, ये C की वैल्यू है। तो ये आप पर है कि आप चाहें तो जब फॉर्मूला आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आ चुका है तो आप इसे गिवन में भी लिख सकते हैं, या तो आप इसको बाद में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये लाजमी नहीं है कि कांस्टेंट वैल्यू डाटा में लिखी जाए, हम इसको डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे अब क्या करना है, अब इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। अब E की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमें फाइंड करनी है। M इज़ गिवन 0.164 एक्सपोनेंट -27 kg, ये M दिया हुआ है। C की वैल्यू अभी अभी हमने डिस्कस किया क्या होती है, 3 एक्सपोनेंट 8। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 3 एक्सपोनेंट 8, लेकिन इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर मौजूद है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। स्क्वायर निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम इस वैल्यू से 0.164 एक्सपोनेंट -27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले हम स्क्वायर निकालेंगे इसका, ये एज इट इज़ आ जाएगा। इस पर हमने अभी कुछ भी कैलकुलेशन वगैरह नहीं की। और ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9 and here the power will be multiplied with the power। तो पावर से मल्टीप्लाई हो तो 8 2 16। ठीक है, यहाँ पर अब क्या हो गया, अब ये दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हाउ विल वी मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि ये जो वैल्यू, एक तो साइंटिफिक से तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखें और इसको भी लिखें, आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन सिंपल के लिए अगर आपको सिंपल यूज़ करना है तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं, यानी एक्सपोनेंट से पहले वाली वैल्यू, तो एक्सपोनेंट से पहले वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 0.164 और 9, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद हम इनकी पावर्स को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करके आएगा, जब आप इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1.4
476। अब ये वैल्यू तो आ गई, लेकिन हमें एक्सपोनेंट नहीं पता क्या आएगा। तो एक्सपोनेंट में अगर हम गौर करें तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है, बेसिस सेम है। तो जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब पावर्स को ऐड करेंगे, ये -27 है और ये 16 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या लिखेंगे, +16। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अब जब 27 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो इसे माइनस करके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास आएगा 11। लेकिन क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस का साइन है, सो हेयर माइनस विल बी यूज्ड। सो व्हाट इज़ द आंसर, 1.476 एक्सपोनेंट -11, एंड व्हाट विल बी द यूनिट, यूनिट विल बी जूल, बिकॉज एनर्जी इज ऑलवेज मेजर्ड इन जूल्स। अब हम क्या करेंगे, ये आंसर आ चुका है, अब हम इसका रिजल्ट लिख लेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट हम क्वेश्चन की हेल्प से ही बनाएंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज। किसकी एनर्जी फाइंड करनी थी, कार्बन की, कार्बन न्यूक्लियस की। तो हम यहाँ पर रिजल्ट कैसे लिखेंगे, द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम कार्बन 12 न्यूक्लियस इज, अब एनर्जी की वैल्यू क्या है, 1.476 एक्सपोनेंट -11 जूल। ये इसका रिजल्ट आ गया। अब हम मूव करेंगे थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। आई होप ये आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है। इसके बाद अब थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। अब थर्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या करना है, सेम उसी तरह एनर्जी फाइंड करनी है, लेकिन अब क्या दिया हुआ है, मास ही दिया हुआ है, लेकिन किस में दिया हुआ है, ग्राम्स में दिया हुआ है। तो अब जब ये ग्राम्स में है तो हमें इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एनर्जी फाइंड करेंगे। तो पहले हम इसका डाटा बना लेते हैं। डाटा में सबसे पहली चीज़ जो आएगी वो क्या आएगी, जो दिया हुआ है वही चीज़ लिखी जाएगी। तो जो दिया हुआ है वो यहाँ पे क्या है, वो मास दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मास ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे कोई भी सब्सटेंस मेंशन नहीं था तो हमने इसको एलिमेंट लिख दिया। आप चाहें तो सिंपल मास भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मास कितना दिया हुआ है, 15 ग्राम। अब 15 ग्राम है, ग्राम एसआई यूनिट नहीं है, तो ग्राम से किस में जाएगा, किलोग्राम में, क्योंकि इसका एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है। मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, तो ये ग्राम से किस में मूव करेगा, किलोग्राम में। तो ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए, क्योंकि ग्राम छोटा यूनिट है और केजी बड़ा यूनिट है, तो इसको मूव करवाने के लिए वी हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। जो भी वैल्यू होगी हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, हम उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये 15 जो है, इसको जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम, सो व्हाट विल बी द वैल्यू, वैल्यू विल बी 0.015 kg, ठीक है। जब हमें क्या करना है, ग्राम से केजी में मूव करना था, क्योंकि हम एसआई यूनिट्स लेते हैं सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पर जब एसआई यूनिट मौजूद नहीं था तो हमें क्या करना पड़ा, ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना पड़ा। तो कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 15 को 1000 से डिवाइड किया। जब डिवाइड किया तो क्या आ गया, 0.015 kg। अब इसके बाद अब रिक्वायर्ड क्या था हमारे पास, एनर्जी रिक्वायर्ड थी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो यहाँ पर रिक्वायर्ड में हम क्या लिखेंगे, एनर्जी लिख देंगे। ठीक है। अब ये भी कौन सा केस है, ये भी मास एनर्जी रिलेशन है, क्योंकि क्या लिखा हुआ था, हाउ मच एनर्जी विल बी रिलीज्ड व्हेन 15 ग्राम ऑफ मास इज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म टू एनर्जी। यानी कि जो 15 ग्राम मास दिया हुआ था वो पूरी तरह से अब एनर्जी बन चुका है। तो जब ये पूरी तरह से एनर्जी बना है तो कितनी एनर्जी इसमें से रिलीज हो रही है। तो अब हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में फॉर्मूला सेम वही यूज़ होगा जो हमने पहले यूज़ किया था। क्या फॉर्मूला था, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे जो हमने फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूले का
रेफरेंस देने से पहले। अब फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था E = mc²। ये फॉर्मूला था। अब ये फॉर्मूला था, इसमें हम क्या करेंगे? आप वैल्यूज पुट करेंगे। जब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो एनर्जी फाइंड करनी है और मास दिया हुआ है। मास क्या दिया हुआ है? 0.015 ये मास दिया हुआ है। इसके बाद सी यहाँ पे क्या है? उसी तरह स्पीड ऑफ लाइट है, तो स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर क्या दी होगी? यदि नहीं भी होगी तो आपको इसकी वैल्यू पता है, आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू याद करनी पड़ती है क्योंकि वो अक्सर क्वेश्चंस में नहीं दी जाती। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद ऊपर क्या आ गया? स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? उसी तरह हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्क्वायर को ओपन करेंगे। स्क्वायर को ओपन करके जो वैल्यू आएगी उसको हम 0.015 यानी कि जो हमने कन्वर्ट करके वैल्यू निकाली थी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले 0.015 एज इट इज़ आ जाएगा। द स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या बन गया? 9 बन गया। और यहाँ पर उसी तरह 8 2 = 16। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बोथ वैल्यूज। आफ्टर मल्टीप्लाई व्हाट विल बी द आंसर? 0.135। ये क्या आ गया? ये इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। अब जो इसका एक्सपोनेंट होगा वो यहाँ पर एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो एक्सपोनेंट क्या आ गया? 16 आ गया। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पर आप स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉइंट को मूव करवाना चाह रहे हैं यानी फर्स्ट डिजिट के बाद लाना चाह रहे हैं तो हम जब पॉइंट को मूव करवा देंगे और इसको फर्स्ट डिजिट के बाद लेकर आएंगे तो ये यहाँ से इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 1.35 और एक्सपोनेंट डिक्रीज़ होगा यानी इसकी पावर डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों डिक्रीज़ होगी? क्योंकि जब पॉइंट राइट साइड पे मूव करता है तो उसकी पावर डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे 16 से क्या हो गई? 15 हो गई। क्यों 15 हो गई? क्योंकि एक डिजिट एक्सपोनेंट ने मूव किया है। ठीक है, सॉरी, पॉइंट ने मूव किया। एक डिजिट जब पॉइंट ने मूव किया है तो पावर 16 से एक डिजिट गिर गई, 15 हो गई। ठीक है, इसके बाद इसका यूनिट क्या आ जाएगा? इसका यूनिट भी जूल आ जाएगा। अब हम इसका भी रिजल्ट लिखेंगे। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट उसी तरह हम लेंगे क्वेश्चन से वर्डिंग उठाएंगे और रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो चुका है। रिजल्ट क्या लिखा जाएगा? द एनर्जी released by transformation of mass is क्या एनर्जी आ गई है? अब हम एनर्जी की वैल्यू लिख देंगे 1.37 एक्सपोनेंट 15 जूल। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 4। अब हम बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 4 की। न्यूमेरिकल नंबर 4 में क्या चीज़ लिखी हुई है? लिखा हुआ है रेडियम हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1600 ईयर्स। रेडियम की हाफ लाइफ दी हुई है। रेडियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसकी हाफ लाइफ दे दी गई है और लिखा हुआ है हाउ मच ऑफ 60 ग्राम रेडियम वुड बी लेफ्ट आफ्टर 4800 ईयर्स। क्या पूछा जा रहा है? कह रहे हैं कि एक एलिमेंट है रेडियम, उसकी हाफ लाइफ बता दी गई है हमें 1600 ईयर्स। 1600 ईयर्स जब उसकी हाफ लाइफ है और उसका मास कितना दिया हुआ है? अभी जो उसका मास दिया हुआ है वो 60 ग्राम दिया हुआ है। कह रहे हैं कि अगर उसको 4800 ईयर्स गुजर जाते हैं तो उसके बाद उसका जो मास बचता है वो कितना रह जाएगा या कितना बच जाएगा। तो असल में हमें मास फाइंड करना है कब? 4800 ईयर्स का अरसा गुजरने के बाद। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका डाटा बनाएंगे। तो डाटा बनाएंगे तो यहाँ पर डाटा में जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिखेंगे। पहले क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं गिवन में? सबसे पहली जो चीज़ दी हुई है वो हाफ लाइफ ऑफ रेडियम दी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? हाफ
लाइफ ऑफ रेडियम। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम कितनी दी हुई है? हाफ लाइफ ऑफ रेडियम दी हुई है 1600 ईयर्स। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ? हाफ लाइफ क्या दी हुई है? 1600 ईयर्स। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? हाउ मच ऑफ 60 ग्राम रेडियम, यानी क्या दिया हुआ है? मास ऑफ रेडियम दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? मास ऑफ रेडियम कितना दिया हुआ है? 60 ग्राम दिया हुआ है। इसके बाद अब मास दिया हुआ है 60 ग्राम। अगली चीज़ जो हमारे पास दी हुई है वो क्या दी हुई है? टोटल टाइम दिया हुआ है। ठीक है कि इतना अरसा गुजर जाएगा, तो इतना अरसा गुजरने के बाद इसका मास, क्योंकि क्या करेगा? रेज निकालेगा, तो रेज निकाल के वो मास टोटल कितना बच जाएगा, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अब जो तीसरी चीज़ दी हुई है वो क्या दी हुई है? टोटल टाइम दिया हुआ है। टोटल टाइम कितना दिया हुआ है? 4800 ईयर्स। इसके बाद अब रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास? अमाउंट ऑफ रेडियम लेफ्ट आफ्टर 4800 ईयर्स। 4800 ईयर्स के बाद जो इसका मास बचेगा वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पर, अब ना तो यहाँ पर हम मास एनर्जी रिलेशन लगा सकते हैं, ना तो हम इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमसे सिर्फ मास पूछा जा रहा है। तो मास फाइंड करने के लिए सबसे पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि जो रेडियम है अगर वो डिके हो रहा है, यानी रेस को निकाल रहा है, तो वो कितने सेगमेंट्स में निकालेगा। यानी 1600 ईयर्स का जो ड्यूरेशन है, इसके बाद ये कितने ड्यूरेशंस लेगा रेस को एमिट करने के लिए। तो सबसे पहले हम ड्यूरेशन फाइंड करेंगे, यानी कि हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे टू फाइंड नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। सबसे पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स फाइंड करेंगे। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इज इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ ऑफ रेडियम। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस लिखी जाती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रेडियम सब्सटेंस था तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? रेडियम लिखा। हमें करना क्या है? फिर से रिपीट कर लेते हैं। मैंने क्या कहा? हमें मास फाइंड करना है। मास फाइंड करने के लिए कौन सा मास फाइंड करना है? वो मास फाइंड करना है जो डिके के बाद बच जाएगा, यानी 4800 ईयर्स के ड्यूरेशन के बाद जो मास बचेगा हमें वो फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले सेगमेंट्स फाइंड करेंगे कि कितने सेगमेंट में जो एलिमेंट है वो रेस निकाल रहा है। तो सबसे पहले सेगमेंट्स फाइंड किए जाएंगे, इसके बाद हम उसका मास फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सेगमेंट्स को हम क्या करें? नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, यानी कितने हिस्सों में एलिमेंट डिके हो रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस यहाँ पे क्या था? रेडियम था। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो वैल्यूज़ पुट करके क्या बन जाएगा? सबसे पहले क्या है? टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या दिया हुआ है? 4800। हाफ लाइफ ऑफ सब्सटेंस क्या दी हुई है? 1600। अब 1600 हाफ लाइफ है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? डिवाइड करके ये जो आंसर आएगा वो आएगा 3, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हमारे पास कितनी आ गई? 3 आ गई हैं। अब इससे हमें ये पता लग चुका है कि 4800 ईयर्स के ड्यूरेशन में ये एलिमेंट 3 दफ़ा, तो इसकी 3 हाफ लाइफ्स फाइंड की जाएंगी। पहले हम फाइंड करेंगे इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ। फर्स्ट हाफ लाइफ कैसे फाइंड की जाएगी? फर्स्ट हाफ लाइफ हम ऐसे फाइंड करेंगे कि जो इसका मास दिया हुआ है 60 ग्राम, इस 60 ग्राम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हाफ से।
ठीक है, जब इस 60 ग्राम को हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 30 ग्राम। इसको मैंने हाफ से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अब टाइम हमारे पास 4800 ईयर्स का है और जबकि हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है, जबकि एलिमेंट क्या होगा 3 हिस्सों में डिके होगा। तो एलिमेंट जब डिके होता है अपनी हाफ लाइफ के ड्यूरेशन में तो उसका जो मास है वो हाफ हो जाता है। इस वजह से हम इसको यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ गया 30 ग्राम आ गया। सेकंड हाफ लाइफ, तो सेकंड हाफ लाइफ भी बिल्कुल इसी तरह फाइंड होगी जैसे हमने फर्स्ट फाइंड की। इसी तरह जो मास दिया हुआ होगा उसको हम हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये हाफ किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 60 से मल्टीप्लाई दोबारा से नहीं होगा। जो मास 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद आया है, यानी एक सेगमेंट से एलिमेंट गुजर चुका है, उसका एक डिके हो चुका है, तो अब जो मास आया है वो 30, वो हाफ हो चुका है। तो 30 से हम मल्टीप्लाई करेंगे हाफ को 1/2 को, तो क्या आएगा 15 ग्राम। डाइट कर रहे हैं हम लोग, कैसे इसको डाइट कर रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 2 को 15 से करेंगे तो क्या होगा 30 होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 15 ग्राम। इसी तरह हमने यहाँ पर भी किया, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो क्या आ गया 30 ग्राम। अब यहाँ पर अब ये हो गई 2 हाफ लाइफ्स फाइंड, हमें कितने फाइंड करनी है 3 हाफ लाइफ्स फाइंड करनी है। तो 3 हाफ लाइफ्स फाइंड करने के लिए अब क्या किया जाएगा, एक और दफ़ा ये प्रोसेस किया जाएगा थर्ड हाफ लाइफ के लिए। So third half life will also be found in the same manner. We will multiply half with the remaining mass. What is the remaining mass? 15 is the remaining mass. तो हम क्या करेंगे, इसको 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। After multiplying it with 15, what will be the value? 15 divided by 2, what it gives? It gives 7.5 ग्राम। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 7.5 ग्राम मास रह जाएगा 4800 ईयर्स के बाद। अब एक और चीज़, यहाँ पर हमने यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं किया, हमने यहाँ पर मास को ग्राम में रखा और टाइम को हमने ईयर्स में रखा, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों को कन्वर्ट नहीं किया, इसलिए हमने आंसर भी ग्राम में ही निकाला। अब कन्वर्ट ना करने की वजह क्या है, क्योंकि ईयर्स की कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी और दूसरी बात कि दोनों ही ऐसा यूनिट्स नहीं है, इस वजह से हमें इन्हें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसका क्या लिखेंगे, रिज़ल्ट लिखेंगे। रिज़ल्ट किस तरीके से लिखा जाएगा, बिल्कुल क्वेश्चन की वर्डिंग उठाएंगे और इसका रिज़ल्ट लिखेंगे। क्या लिखा हुआ था, हाउ मच ऑफ 60 ग्राम रेडियम वुड बी लेफ्ट आफ्टर 4800 ईयर्स। तो हम क्या लिखेंगे, 7.5 ग्राम ऑफ रेडियम would be left after 4800 years. This is our complete numerical number 4. Now we have to do numerical number 5. अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 5 में वही सेम तरीका दिया हुआ है जो न्यूमेरिकल नंबर 4 में दिया हुआ था। सबसे पहली चीज़ जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन। क्या लिखा हुआ है, हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज़ 3.82 डेज। ठीक है, तो पहली चीज़ जो डाटा में आएगी वो क्या आएगी, हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन। हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन के बाद हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन के बाद क्या लिखा हुआ है, हाउ मच ऑफ 100 ग्राम सैंपल ऑफ रेडॉन वुड बी लेफ्ट आफ्टर 7.64 डेज। अब यहाँ पर जो मास दिया हुआ है इस वक्त किसका, रेडॉन का, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 100 ग्राम्स। तीसरी चीज़ जो दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, उसी तरह
वुड बी लेफ्ट आफ्टर 7.64 डेज, मतलब कि टोटल टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर टोटल टाइम कितना है 7.64 डेज। तो 7.64 डेज यहाँ पर टोटल टाइम दिया हुआ है। ये चीज़ें हमारे पास गिवन थी और जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, लिखा हुआ है हाउ मच ऑफ अ 100 ग्राम सैम्पल, मतलब कि हमें उसी तरह जैसे न्यूमेरिकल नंबर 4 में हमें अमाउंट ऑफ रेडियम फाइंड करने के लिए कहा गया था, लेकिन फ़र्क ये कि यहाँ पर रेडॉन की फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है कि 100 ग्राम सैम्पल 7.64 डेज़ के बाद कितना रह जाएगा। यहाँ पे हाफ लाइफ जो दी हुई है वो 3.82 डेज़ दी हुई है, किसकी दी हुई है, रेडॉन की। और 7.64 डेज़ के बाद हमसे पूछा जा रहा है कि कितना रेडॉन बच जाएगा। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड है वो क्या आएगा, अमाउंट ऑफ रेडॉन आफ्टर 7.64 डेज, ये हमने फाइंड करना है। अब सबसे पहले उसी तरह यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स सेम उसी तरीके से फाइंड होगी जैसे पहले फाइंड की थी। नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कैसे फाइंड करेंगे, सेम इसी तरीके से जैसे हमने पहले फाइंड की थी। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स इज इक्वल्स टू टोटल टाइम डिवाइड बाय हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन। अब रेडॉन का सिंबल क्या होता है, RN, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसी तरह सेम जैसे हमने वहाँ पे वैल्यूज़ पुट की थी और पहले सेगमेंट्स निकाले थे कि कितने सेगमेंट्स में ये एलिमेंट डिके होने वाला है। तो यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट करके पहले सेगमेंट्स निकालेंगे। तो वैल्यू पुट करते हैं, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है 7.64 और डिवाइड किससे करेंगे, हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन से। हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन क्या दिया हुआ है 3.82, तो 3.82 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब जब इसको डिवाइड किया जाएगा तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आंसर आएगा 2। इसका मतलब यहाँ पर जो रेडॉन डिके हो रहा है वो डिके होगा 2 हिस्सों में। तो यहाँ पर उसकी 2 हाफ लाइफ्स फाइंड की जाएंगी। तो हम यहाँ पर पहले इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ फाइंड करेंगे। फर्स्ट हाफ लाइफ कैसे फाइंड की जाएगी, उसी तरीके से हाफ को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जो मास दिया हुआ था, मास कितना दिया हुआ था 100 ग्राम, तो यहाँ पर हम 100 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 50 ग्राम। 50 ग्राम आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड हाफ लाइफ फाइंड करेंगे। सेकंड हाफ लाइफ कैसे फाइंड की जाएगी, उसी तरह 1/2 को मल्टीप्लाई किया जाएगा मास से, लेकिन कौन से मास, द रिमेनिंग मास। तो रिमेनिंग मास क्या बचा था यहाँ पे 50। अब 50 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 25 ग्राम। हाफ हो गया, 100 का हाफ किया 50 और 50 का हाफ किया तो क्या हो गया 25। तो 25 ग्राम रेडॉन बच जाएगा आखिर में 7.64 डेज के बाद। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट कैसे लिखेंगे, रिजल्ट बिल्कुल उसी तरह लिखा जाएगा जैसे हमने पहले लिखा था। 25 ग्राम रेडॉन would be left
वुड बी लेफ्ट आफ्टर, टाइम क्या था 7.64 डेज। तो 7.64 डेज के बाद 25 ग्राम रेडॉन बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका आंसर आ चुका है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम इसके बाद न्यू चैप्टर शुरू करेंगे।